नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड ग्लोबल इकोनॉमी की न्यूज के साथ। कल का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट था एफओएमसी की मीटिंग, यानी यूएस फेडरल रिजर्व की कमेटी की मीटिंग, जहां पर उन्हें डिसाइड करना था कि एक और रेट हाइक लेना है या नहीं। एक्सपेक्टेशन के मुताबिक फेडरल रिजर्व ने ये डिसाइड किया कि वो जो रेट्स है, जो फेडरल फंड रेट है, वो अनचेंज रखने वाले हैं। ये बातें तो सबको पता थी कि मोस्टली इस बार फेडरल रिजर्व एक पॉज लेने वाला है। लेकिन सबको जो एंटिसिपेशन था, सबकी नजर इसी पर थी कि फेडरल रिजर्व और क्या क्या कमेंट्री देता है। तो जो भी कमेंट्री यहाँ पर दी है फेडरल रिजर्व ने, जो प्रेस रिलीज उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एक सॉलिड पेस पर एक्सपांड हो रही है। ये शब्द उन्होंने काफी टाइम बाद यूज किया है। हमेशा से वो पिछले कुछ मीटिंग से मॉडरेट पेस पर ग्रो हो रही है ऐसा कह रहे थे। तो सॉलिड पेस इस बार उन्होंने ये शब्द का उपयोग यहाँ पर किया है। जॉब रेट्स थोड़े से स्लो डाउन हो गए हैं, जॉब के गेन्स जो है वो थोड़े से स्लो डाउन हो गए, लेकिन अभी भी काफी स्ट्रांग है ऐसा उनका कहना है। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स अभी भी लो है, एंड दैट रिमेन्स अ गुड साइन फॉर देयर इकोनॉमी। इन्फ्लेशन लेवल्स अभी भी एलिवेटेड है, एंड इसी के चलते उन्होंने एक इंडिकेशन दिया है कि हो सकता है इस साल में एक और रेट हाइक आ जाए। जो ये कमिटी है जो ये डिसाइड करती है कि रेट हाइक्स लेनी चाहिए या नहीं, तो उस पर 19 लोग हैं, उसमें से 12 लोगों का ये कहना है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक और रेट हाइक इस साल आ सकती है। तो यही थी कुछ टॉकिंग पॉइंट्स अबाउट द कमेंट्री। 5.25 टू 5.5% जो उनके लास्ट रेट हाइक के बाद के फेडरल फंड रेट्स थे वो अनचेंज रहे हैं। एंड जो टारगेट प्रोजेक्शंस फेडरल रिजर्व ने बताए हैं कि फेडरल फंड रेट्स 2024 एंड 2025 में क्या रहेंगे, तो वहां पे जो टारगेट्स फेडरल रिजर्व ने बताया उससे ये नजर आ रहा है कि जो करंट रेट्स है, जो हायर लेवल्स पर रेट्स है, वो फेडरल रिजर्व एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो ज्यादा देर तक ऊपर रहेंगे। जितना पहले सोचा गया था कि शायद अगले साल में रेट कट्स आ जाएंगे वापस। तो ऐसे इंडिकेशंस फिलहाल नजर नहीं आ रहे, एंड ऐसा नजर आ रहा है कि शायद अगले साल भी रेट्स थोड़े से एलिवेटेड लेवल्स पर थोड़े ज्यादा देर तक रहेंगे, जितना पहले सोचा गया था उससे। अगली न्यूज है एशियन मार्केट्स के बारे में। तो एशियन मार्केट्स कल बेसिकली इसी पर रिएक्ट कर रहे थे कि फेडरल रिजर्व क्या करेगा। मोस्टली मोर और लेस सबको पता था कि फेडरल रेट्स जो है वो अनचेंज रहेंगी। लेकिन कल एशियन मार्केट्स में एक और चीज है जिसने कुछ चीजों को अफेक्ट किया, एंड दैट वाज सम ऑफ द डेटा दैट वाज कमिंग फ्रॉम जापान। तो जापान का जो इंडेक्स है निकी, दैट फेल बाय 0.3% यस्टरडे, एंड उसका रीजन ये था कि जापान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो वाइडन हो गया है। काफी ज्यादा वाइड हो गया है कंपेयर टू जो एक्सपेक्टेशन था उससे। एंड उसका रीजन यही है कि उनका बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है चाइना। एंड चाइना में करंटली जिस तरह के डिमांड प्रोजेक्शंस नजर आ रहे हैं, डिमांड सिचुएशन जो नजर आ रही है, तो उसके चलते एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा हिट हो गए जापान के, जिस वजह से उनका ट्रेड डेफिसिट भी काफी ज्यादा वाइड होते हुए नजर आया है। तो जो भी कंट्रीज चाइना पर ज्यादा डिपेंडेंट है ऑन देयर एक्सपोर्ट्स, यानी जिनका चाइना को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट आता है, तो वो सारे जो इंडाइसेस थे, वो सारे कंट्रीज के जो मेन इंडाइसेस थे वो कल डाउन रहे। ऐसा ही एक वीकनेस ऑस्ट्रेलिया के भी इंडेक्स में नजर आया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर्स टू चाइना। अब बढ़ते हैं हम इंडियन इकोनॉमी की ओर, जहां पर सबसे पहली न्यूज है अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसमें बहुत सारे सब सेक्टर्स है। एंड कुछ ऑफिशियल्स के मुताबिक इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर $2 बिलियन के इंसेंटिव्स देने के प्लान्स जो है वो करंटली बना रही है। एग्जैक्ट अमाउंट इज अराउंड 18,000 करोड़ रुपीस, जो 6 सेक्टर्स में ऐसा एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट आने वाले दिनों में कुछ अनाउंसमेंट करेगा ऑफ सम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी पीएलआई स्कीम शायद गवर्नमेंट अनाउंस कर सकता है। ऐसा एंटिसिपेटेड है कुछ सोर्सेस से कि ये जो नए सेक्टर्स है जहां पर गवर्नमेंट पीएलआई देगा, दैट इंक्लूड्स केमिकल्स, शिपिंग कंटेनर्स एंड इनपुट्स फॉर वैक्सीन्स। तो ये सारा एंटिसिपेशन करंटली बनाया गया है अकॉर्डिंग टू सम ऑफ दिस सोर्सेस। तो ये पार्ट है ऑफ गवर्नमेंट्स प्रपोजल की 1.97 लाख करोड़ के उनको पीएलआई स्कीम्स जो है वो देने हैं। 2020 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि आने वाले कुछ सालों में वो बारी बारी से कुछ सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम्स देंगे। एंड करंटली उनका टारगेट जो है वो 14 सेक्टर्स का है, ऐसा उन्होंने 3 साल पहले बताया था। एंड ये कौन से सेक्टर्स है? दे रेंज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स टू ड्रोन्स। तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को यहाँ पर कवर किया गया था। कुछ और सेक्टर्स जो पीएलआई में ज्वाइन हो सकते हैं, दैट इंक्लूड्स टॉयज, बाइसिकल्स, लेदर एंड फुटवेयर सेक्टर्स। तो ये सारी चीजें, ये सारे सेक्टर्स की बातें करंटली जोड़ी जा रही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है गवर्नमेंट यहाँ पर एक पीएलआई स्कीम अनाउंस करे।
अगली न्यूज है बैंक्स के बारे में। कुछ बैंक्स बहुत एग्रेसिव जा रहे हैं ऑन व्हीकल फाइनेंस। तो ये एक ट्रेंड करंटली नजर आ रहा है जहां पर कुछ बैंक्स टारगेट कर रहे हैं व्हीकल फाइनेंस को एंड टाई अप कर रहे हैं विद सम ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स सो दैट उनको एक अच्छा बिजनेस उस टाइप के थ्रू मिले। यहाँ पर कौन से बैंक है जो यहाँ पर अग्रेसिव हो रहे हैं? दैट इंक्लूड्स कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड सीएसबी बैंक, जो यहाँ पर सबसे ज्यादा लीड कर रहे हैं अमंग ऑल दी बैंक्स। इससे ये नजर आ रहा है कि जो ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा रिवाइवल पिछले साल दिखा था, तो उसका फायदा यहाँ पर ये सारे बैंक्स को उठाना जरूरी लग रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो उन्होंने पार्टनर किया है विद मारुति सुजुकी इन अप्रैल इन दिस ईयर, जहां पे वो कुछ पर्सनलाइज्ड फाइनेंस ऑप्शंस देंगे लाइक न्यू कार लोन, प्री ओन्ड कार लोन्स एंड कमर्शियल लोन्स। कोटक महिंद्रा बैंक की जहां तक बात आती है तो उन्होंने कमर्शियल व्हीकल में अपना ज्यादा ध्यान रखा है। मेनली ट्रैक्टर फाइनेंसिंग में वो ज्यादा आय कर रहे हैं, देयर मार्केट शेयर इन ट्रैक्टर फाइनेंसिंग। सीएसबी बैंक की जहां तक बात है तो उन्होंने कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर अशोक लेलैंड के साथ एक टाइप किया था। तो ये सारे बैंक्स काफी गहराई से व्हीकल फाइनेंसिंग का सेगमेंट जो है वो करंटली देख रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का एम है 20 to 25% ग्रोथ इन ट्रैक्टर फाइनेंस फॉर FY 24। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 45% ग्रोथ रिपोर्ट की थी इन व्हीकल फाइनेंसिंग, अगर हम FY 23 की बात करते हैं तो। एंड कोटक महिंद्रा बैंक ने भी 23% का ग्रोथ कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग पोर्टफोलियो में जो है वो पोस्ट किया था। कुछ स्टॉक वाइज अपडेट्स के और बढ़ते हैं। आरआर केबल ने कल लिस्टिंग की थी एंड इट क्लोज्ड एट 16% हायर देन द आईपीओ प्राइस जो कंपनी ने डिसाइड की थी। आरआर केबल एक फर्स्ट कंपनी भी बन गई है जिसने यूज की है T+2 टाइमलाइन, यानी सेबी ने मैंडेट किया था T+2 टाइमलाइन। एक बार आपका रेस करने के टाइमलाइंस खत्म हो जाए उसके बाद 2 डेज में आपको लिस्टिंग करनी है शेयर्स की। अब तक ये T+3 जो T+3 टाइमलाइन थी रिसेंटली, तो वहां से शिफ्ट होते हुए अभी T+2 पर आने वाली है। दिसंबर के बाद ये टाइमलाइंस और भी क्विक होने वाले हैं, ऐसा सेबी ने ऑलरेडी इंडिकेशन दिया हुआ है। 16% के गेन्स डिस्पाइट शार्प करेक्शन इन द इक्विटी मार्केट। कल अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो निफ्टी वाज डाउन बाय ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स। तो उसके बाद भी एक अच्छा लिस्टिंग यहाँ पर कंपनी के शेयर्स ने दिया है। अगर हम कंपनी की बात करें तो ये मेनली वायर्स एंड केबल्स में अपना मेन बिजनेस चलाते हैं। 71% ऑफ द टॉप लाइन, यानी उनका रेवेन्यू 71% वो वायर्स एंड केबल से आता है। एंड एफएमईजी दैट इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स से भी, जैसे फैंस, लाइट, स्विचेस, अप्लायंसेस, ये सब सेगमेंट से भी उनका काफी अच्छा साइजेबल रेवेन्यू आता है। हालांकि उन्होंने प्राइसिंग आईपीओ का काफी एग्रेसिवली किया था, मोर देन 50 का पी रेशियो था, जबकि पियर्स लाइक पॉलीकैब आर ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड दोज वैल्यूएशंस। तो अराउंड उसी वैल्यूएशंस पर कंपनी ने एग्रेसिवली प्राइस किया था अपना आईपीओ, लेकिन फिर भी एक 16% गेन कंपनी के शेयर्स को मिला है ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग। ओला इलेक्ट्रिक प्लान कर रहा है कि वो आईपीओ के इनिशियल फाइलिंग्स कर दे बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, यानी आने वाले 4-5 हफ्तों में उनका टारगेट है कि एक फर्स्ट प्री फाइलिंग फॉर द आईपीओ वो यहाँ पर कर दे। एंड इसके लिए वो काफी एग्रेसिवली उनके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को परस्यू कर रहे हैं। उनका टारगेट है कि अराउंड 700 मिलियन रुपीज उनको रेज करने हैं थ्रू दिस आईपीओ, यानी दैट अमाउंट टू समवेयर अराउंड 5,000 to 6,000 करोड़ रुपीस। अगर हम बात करें कि कौन कौन से इन्वेस्टर्स ओला इलेक्ट्रिक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, देन दैट इंक्लूड्स टेमासेक विच इज अ वेरी वेल नोन प्राइवेट इक्विटी फंड। जापान की सॉफ्ट बैंक इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। एंड जो लास्ट फंड रेज किया है ओला इलेक्ट्रिक ने, दैट वाज एट अ वैल्यूएशन ऑफ $5.4 billion, दैट इज समवेयर अराउंड 40 to 45,000 करोड़ रुपीस। इंडिया में टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इनका अराउंड 30% मार्केट शेयर है, बिगेस्ट प्लेयर है ये इंडिया में। एंड अगर हम नंबर्स की जहां तक बात करते हैं तो सारे नए फिनटेक कंपनीज जैसे ओला इलेक्ट्रिक के नंबर्स भी कुछ ज्यादा सेंस नहीं कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। FY 23 में कंपनी का रेवेन्यू था 2,700 करोड़ का, जबकि उनका ऑपरेटिंग लॉस था 1,100 करोड़ का। तो अगर कंपनी को लिस्टिंग करना है एंड जब वो शेयर होल्डर्स स्टॉक मार्केट्स के एम्बिट में एकदम एग्रेसिवली दिखेंगे तो उनको प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में भी यहाँ पर सोचना होगा। तो वो सारी चीजें कंपनी कैसे करता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग। HDFC बैंक का स्टॉक कल 3 to 4% डाउन रहा। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो परिमल सर ने कवर किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप उसी वीडियो को देखें टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या बातें हो रही है इन HDFC बैंक एंड कैसे एक इन्वेस्टर को अप्रोच रखना चाहिए अगर आप HDFC बैंक जैसे स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हो। बाकी की न्यूज में अकासा एयरलाइंस के बारे में एक न्यूज है कि उन्होंने डिसाइड किया है टू रिड्यूस द फ्लाइट्स
आफ्टर बहुत सारे पायलट्स ने अकासा एयरलाइंस को एब्रप्टली दे हैव लेफ्ट देयर जॉब्स विद अकासा एयरलाइंस। ऑलमोस्ट 43 पायलट्स है जिन्होंने विदाउट सर्विंग द नोटिस पीरियड दे हैव लेफ्ट देयर जॉब्स, ऐसा अकासा एयर का यहाँ पर कहना है। जिसकी वजह से अकासा एयर हैज बीन फोर्स्ड टू रिड्यूस द फ्लाइट्स। इसके चलते उन्होंने ऑलरेडी कोर्ट में अपनी एक अर्जी डाली है where they are contesting against the pilots who have left without serving the notice period and ये एक काफी सीरियस एलिगेशन यहाँ पर अकासा एयर ने लगाया हुआ है। उनका ये कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने ये अर्जी डाली है एंड वहां पर उनका कहना है कि एक स्टेट ऑफ क्राइसिस है कंपनी के लिए करंटली एंड बहुत सारे पायलट्स का एक साथ एग्जिट करने की वजह से उनको इमरजेंसी बेसिस पर ये सारी अरेंजमेंट्स फिक्स करना बहुत मुश्किल हो रही है उनको। एंड ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 700 टू 800 फ्लाइट्स उनकी सिर्फ सितंबर के मंथ में कैंसिल होने वाली है बिकॉज ऑफ दिस एब्रप्ट रिजाइनिंग बाय लॉट ऑफ पायलट्स। हालांकि कंपनी को इंटरनेशनल रूट्स स्टार्ट करने के लिए एक नॉड मिल गया है जिसका एप्लीकेशन उन्होंने डीजीसीए के पास पोस्ट कर रखा था, तो उसके लिए कंपनी को कल एक अप्रूवल मिल चुका है। लेकिन इंडिया के एयरलाइन कंपनीज के प्रॉब्लम्स अभी भी बरकरार है इन स्पाइट ऑफ हैविंग सच अ गुड इंडस्ट्री ग्रोथ इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलमोस्ट हर एक कंपनी को अफेक्ट कर रही है एंड ऐसी चीजें लाइक पायलट्स रिजाइनिंग ऑन अ मास स्केल, ये वही चीजें वापस दोहराती हुई नजर आ रही है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 4.92% स्टेक सेल करने वाले हैं एसजेवीएन, जो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन कंपनी है गवर्नमेंट की। एंड दिस विल बी एट अ प्राइस ऑफ ₹69 पर शेयर एंड इसका ऑफर फॉर सेल आज से बिगिन होने वाला है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, फ्राइडे से यानी कल से ये स्टार्ट होने वाला है। इसमें कंपनी ने इसमें गवर्नमेंट ने ग्रीन शू ऑप्शन भी रखा है अपने पास जहां से वो और 2.46% का स्टेक डाइवेस्टमेंट कर सकते हैं। अब तक सब यही वंडर कर रहे थे कि गवर्नमेंट बेस्ड शेयर्स पीएसयू स्टॉक्स इतने ज्यादा भाग रहे हैं तो गवर्नमेंट किस पॉइंट पर शायद सोचेगा कि वो कुछ स्टेक यहाँ पर डाइवेस्ट कर ले। वैल्यूएशंस काफी अच्छे बढ़ गए हैं उनके स्टॉक्स के लिए एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट का डाइवेस्टमेंट का बहुत बड़ा प्लान है जो उनको वो टारगेट्स भी मीट करने हैं। तो यहाँ पर एक ऑलरेडी रेल विकास निगम लिमिटेड में गवर्नमेंट ने ओएफएस का अनाउंसमेंट किया था, अभी यहाँ पर एसजेवीएन के केस में भी अनाउंसमेंट किया है। तो अगर ग्रीन शू ऑप्शन इंक्लूड करते हुए अगर ये सारा स्टेक सेल ओएफएस से होता है तो गवर्नमेंट को इससे अराउंड 1600 करोड़ रुपीस मिलेंगे थ्रू दिस स्टेक सेल। जून में जो शेयर होल्डिंग थी एसजेवीएन में कंपनी की, तो गवर्नमेंट के पास अराउंड 86.77% शेयर्स थे विच इंक्लूड्स शेयर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो अभी ये 4.92% स्टेक डाइवेस्ट करने के बाद ये स्टेक अराउंड 81% तक की होगी। हालांकि जो 75% के मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉर्म्स है वो गवर्नमेंट कंपनीज को अप्लाई नहीं होते। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पे, दैट इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो ये इस सेक्शन में हम आज बात करने वाले हैं जापान के बारे में। तो जापान के डेमोग्राफिक्स के बारे में सबको ऑलमोस्ट आइडिया है कि जापान में एक बहुत ही एजिंग पॉपुलेशन है, वर्कफोर्स का प्रॉब्लम वहां पर हो रहा है एंड ये सारी चीजें उनके कंट्री के लिए काफी बड़ा बोझ बन चुकी है। लेकिन कुछ नंबर रिसेंटली सामने आए थे जिससे स्केल ऑफ प्रॉब्लम पता चल रही थी। जापान में करंटली 1 आउट ऑफ एवरी 10 सिटीजन is more than 80 years of age. 10% of the population is more than 80 years of age, which is a very big number. अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो सेकंड नंबर पर इटली आता है जिनकी सिर्फ 7% पॉपुलेशन है जो 80 के ऊपर है। सो 10 एंड 7%, इसके बीच में कोई भी कंट्री नहीं है। तो जापान में एजिंग पॉपुलेशन का प्रॉब्लम कितना बड़ा है ये इस मैट्रिक्स से समझ में आता है। जहां तक इंडिया की बात आती है तो इंडिया में सिर्फ 0.9% ऑफ द पॉपुलेशन इज ओवर द एज ऑफ 80। तो ये सारी चीजें उन पर कैसे हावी पड़ रही है ये सब की बातें हम शॉर्ट में यहाँ पर करेंगे। अगर देखा जाए कि 65 की एज के ऊपर कितनी पॉपुलेशन है तो जापान के केस में दिस इंक्लूड्स 29.1% ऑफ देयर पॉपुलेशन विच इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें एक श्रिंकिंग वर्कफोर्स, बर्थ रेट बहुत कम होना, ये सारी चीजें इनके ऊपर बहुत ज्यादा वे इन कर रही है। जापान की पॉपुलेशन एक स्टेडी डिक्लाइन पर है सिंस द इकोनॉमिक बूम ऑफ 1980। 1970s 80s में जापान ने बहुत फास्ट एक्सपांड किया था, बट इफ यू सी देयर ग्रोथ इन द मार्केट वैल्यूएशंस, अगर आप जापान का मेन इंडेक्स भी देखो 1990 से ऑलमोस्ट कुछ भी कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं है, इन्फ्लेशन रेट्स ऑलमोस्ट जीरो है, बैंक रेट्स ऑलमोस्ट जीरो है, नेगेटिव टेरिटरी में है ऑलमोस्ट। तो ये सारी चीजें जापान की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हुई नजर आ रही है। हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द वर्ल्ड है जापान की, ऑलमोस्ट 82-83 इयर्स ऑफ एज इज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ जापानीज पर्सन।
एंड इसी से उनका जो बलूनिंग प्रॉब्लम है ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको कोप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजें की थी? तो रिसेंटली कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने जो ग्रोइंग लेबर शॉर्टेज है उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने ये एनकरेज किया था कि जो भी सीनियर्स एंड स्टे एट होम मदर्स है वो वर्किंग फोर्स में वापस री एंटर करें। सो करंटली अगर उनके वर्कफोर्स की बात करें तो ओवर द एज ऑफ 65 जो लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 13% ऑफ द नेशनल वर्कफोर्स। तो ये सारी चीजें उन्होंने लाने की कोशिश की है जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असिस्टेंस दे रही है जापान की इकोनॉमी को। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है उनकी डेमोग्राफी का वो यहाँ पर काफी अपेरेंट होता हुआ नजर आ रहा है। 10% से भी ज्यादा पॉपुलेशन मोर देन 80 years ऑफ एज। तो ये थी आज की बिलीव इट और नॉट न्यूज। आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड यस, हमारी वेबसाइट इन्वेस्टइन पर करंटली बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। आपको कूपन कोड यूज करना है मोदक, क्योंकि गणेश चतुर्थी चल रही है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप ये कूपन कोड यूज करके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स, मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर प्लस, फंडोमीटर प्लस, ये सारी चीजें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अगर कॉम्बो ऑफर्स लेंगे, 3 साल के ऑफर्स लेंगे, तो ये डिस्काउंट और भी ज्यादा मिलेगा आपको। सो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे वेबसाइट जरूर चेक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।